जाकर आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, और अगर सिलेबस में कोई प्रॉब्लम है तो सिलेबस भी वहाँ पर मेंशन है प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक अब शुरू करते हैं अपना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस एक कंट्री है, कहाँ की? यूरोप की। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस क्या है। यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है फ्रांस। यहाँ पे क्रांति हुई। क्रांति का मतलब समझते हैं अब। क्रांति का मतलब होता है एक व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या कर देना, चेंज कर देना, ठीक है, चेंज कर देना। सपोज जैसे कि राजतंत्र है, ये राजतंत्र के हिसाब से देश चल रहा है, तो काफी सारी घटनाएं हुई, काफी विद्रोह हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, और कुछ एक चीज हुई जिसकी वजह से क्रांति आई, और उस क्रांति का मतलब क्या हुआ कि अब राजतंत्र खत्म हो गया है और क्या आ गया है, गणतंत्र। तो ये जो पूरी सिस्टम है, पूरी जो व्यवस्था है, उसको हमने पूरे तरीके से चेंज कर दिया। सडन चेंज जो होता है वो होता है क्रांति। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आपने रशियन रेवोल्यूशन भी सुना होगा। इसके अलावा जो आपका और भी क्रांति होती है, ठीक है। तो हम मेन टॉपिक पे अपने आते हैं। तो फ्रांस की क्रांति की जब हम बात करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पर देखने को मिला। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज थी यूरोप की इस घटना में, फ्रांसीसी क्रांति में, कि इसको याद रखा जाता है, और इतना याद रखा जाता है कि हमने फ्रांस से जो अपना संविधान बनाया जब, तो फ्रांस से भी हमने कुछ ना कुछ वहां से उठाया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो फ्रांस की क्रांति के लिए इम्पोर्टेंट एक मोटो का, एक नारे का उसने काम किया। वहां के लोगों को काफी एकता के सूत्र में बांध दिया, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि एक कंट्री में कुछ चीज घटित होती है तो उसका प्रभाव दूसरी कंट्री पर पड़ता है। जैसे कि अभी हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आपने देखा कुछ टाइम पहले क्या हो रहा है कि वहां पर जो बेसिक नीड है लोगों की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फेल है इस वक्त वहां के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए। जो खाने की जो चीज है, उनके जो प्राइजेस है वो काफी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया, और इतने ज्यादा वो गुस्से में आ गए कि वो राष्ट्रपति भवन ही पहुंच गए और वहां पर तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी, वहां से सामान उठाना शुरू कर दिया। आपने न्यूज में भी देखा होगा। तो ये जो चीज हो रही है, कुछ ऐसा ही आप इमेजिन कर सकते हैं फ्रांस की क्रांति में हुआ होगा, लेकिन ये कम लेवल का है, छोटे लेवल का है। जो हुआ था वो काफी बड़े लेवल का था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो लोगों ने सरकार के खिलाफ, जो राजतंत्र था, सरकार जो राजा थे, राजा की जो पॉलिसीज थी, जो भी चीजें हो रही थी, उसका विरोध किया। और वो विरोध एक पूरी चेन, एक पूरी श्रृंखला में चला। पहले एक घटना घटित हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करते करते एंड में क्या हुआ, राजा को उन्होंने खत्म ही कर दिया, ठीक है। तो ये जो पूरी घटना कैसे घटित हुई इसको हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक किला नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहे लोग हैं और बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ है, आसमान में धुआं नजर आ रहा है। तो ये है हमारा ये कौन सा किला है, ये है बास्तील का किला, ठीक है। बास्तील का किला, राजा महाराजा रहते हैं, किले तो आपको पता ही है अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ये घटना है हमारी। अगर हम बात करें फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की जो क्रांति है ये हुई 14 जुलाई 1789। बहुत इजी हम ईयर को याद करना, 789, और यहाँ पर 1 लगा दो, ठीक है। बहुत इजी याद रखना। 14 जुलाई 1789 या 14 जुलाई 1789 में। अब हुआ क्या था, एक पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी। कुछ ऐसा हुआ था कि 14 जुलाई 1789 में मॉर्निंग का टाइम था। पेरिस जो नगर है, वहां पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आतंक के साए में थे। मतलब लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। किस चीज से डर लग रहा था, कि जो राजा है, राजा की जो सेना है वो हमारे शहर में घुस आई है। क्या चीज, सेना। और ये क्या लेकर आई है सेना, इनके पास हथियार हैं बहुत सारे, और इन हथियारों से हम नागरिकों पर, हम लोगों पर क्या करेंगे, हमला कर देंगे। क्योंकि राजा और जनता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और विद्रोह ये सब चीज तो चल ही रहा था। तो इस दिन ऐसा क्या हुआ, राजा, एक अफवाह उड़ी कि राजा की जो सेना है वो नागरिकों पे हमला करने के लिए आ रही है। तो जो लोग थे वो काफी डर गए, और उन्होंने इसको सोचा कि हम इसका क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो वो सारे के सारे उन्होंने एक तरीके से अपनी खुद की सेना बना ली, जिसको हम कह सकते हैं जन सेना बना ली। यानी सब लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सोचा कि इस सेना को हमें सामना तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम हथियार लूटते हैं। कहाँ से, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं वहां पे जाके हम हथियार लूटेंगे, ठीक है।
गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला बोलेंगे और हथियार लूट लेंगे। तो इस चीज की वजह से इन लोगों ने क्या किया, बास्तील का जो किला है उसकी जेल तोड़ दी और वहां से कैदियों को रिहा करवा दिया और वहां से कुछ जो उनको हथियार मिले वहां से उन्होंने लूट लिए। 7 कैदियों को उन्होंने वहां से छुड़ाया। इसके अलावा ये जो बास्तील का जो किला था इसमें तोड़फोड़ मचा दी और इसके जो ड्यून्स है या फिर कह सकते हैं इसके जो अवशेष हैं उनको उठा लाए लोग और मार्केट में उनको बेच दिया। क्योंकि आपको पता है ना, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, काफी सारी चीजों को कलेक्ट करने का उनका शौक होता है। तो ये जो अवशेष थे, टूटी हुई चीजें थी, पत्थर वत्थर, इस चीज को उठा लाए और उनको मार्केट में बेच दिया। और ये रिमेम्बरेंस के लिए था कि बास्तील जो वो है किला, वो ध्वस्त कर दिया गया है लोगों द्वारा। तो बास्तील का किला ही क्यों ध्वस्त किया, क्योंकि ये एक तरीके से इस चीज का प्रतीक था, लोगों का गुस्सा था कि तुम्हारा जो शासन है, ये जो किला है हमने तोड़ दिया, जैसे हमने किला तोड़ा है ऐसे तुम्हें भी हम एक दिन यहाँ से हटा देंगे। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। यही कुछ ऐसी घटनाएं गांव के एरिया में भी हो रही थी, देहात में हो रही थी और फिर कई सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि राजा को जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कुछ एक चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, कुछ एक कारण रहे होंगे, तो उन कारणों को भी हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में क्या सिचुएशन थी। तो फ्रांस का जो समाज है, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, यहीं से तो ये आंदोलन उठा था। तो समाज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, या कह सकते हैं कि 3 वर्गों में डिवाइड था फ्रांस का समाज। पहला समाज जो था वो था जिसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेट, यानी प्रथम स्टेट। तो ये जो पहला स्टेट है इसमें चर्च के पादरी आते थे। ठीक है, दूसरा जो स्टेट है इसमें कौन आते थे, इसमें कुलीन वर्ग आते थे जो उच्च परिवार के लोग हैं। और तीसरा स्टेट, इसमें बड़े बड़े व्यापारी और अदालत में काम करने वाले कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, ये सब इसमें आते थे। और कहने वाली बात नहीं है ये, लेकिन ये चीज थी कि 60% जो है उसमें वो जो जमीन है ये सिर्फ इन दोनों ही स्टेट्स के पास थी और बाकी बची हुई जमीन पूरी थर्ड स्टेट के पास थी। तो 2 वर्गों के पास 60% बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लर्जी, पहला जो स्टेट है ये है क्लर्जी का, मतलब जो पादरी वर्ग है उनका, चर्च के जो लोग हैं उनका। और ये एक बात है कि इनको कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते थे। दूसरा है नोबिलिटी, यानी जो कुलीन वर्ग है उनका। और जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट में भी डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, पहले सबसे ऊपर कौन कौन से लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, इसके अलावा वकील वगैरह हैं। दूसरा जो वर्ग है वो है पीजेंट्स का और आर्टिशियंस का, यानी कारीगर और किसानों का वर्ग है। और जो लास्ट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग थे ये थे छोटे छोटे पीजेंट्स, यानी किसान, लैंडलेस लेबर्स, यानी जिनके पास जमीन नहीं थी, ऐसे मजदूर, इसके अलावा काम करने वाले लोग यानी नौकर वगैरह। तो ये है पूरा स्टेट सिस्टम, फर्स्ट स्टेट, देन सेकंड स्टेट एंड देन थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में आपको नजर आएगा कि काफी सारे लोग हैं, इनमें भी काफी डिवीजन है। ये जो अपर वाला है, सबसे ऊपर वाला, ये पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग है जो आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में, ये बात है 1774 की। इसमें एक वंश है जिसका नाम है बूर्बो राजवंश। कौन सा, बूर्बो राजवंश। तो बूर्बो राजवंश के एक राजा का नाम क्या था, लुई 16। क्या, लुई 16। तो ये फ्रांस की राजगद्दी पर इस वक्त बैठे। कौन सा ईयर, 1774 में बूर्बो राजवंश के राजा लुई 16 गद्दी पर बैठे। और उस समय इनकी जो एज थी वो थी सिर्फ 20 साल। और इनकी जो इनकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, जिसका नाम क्या था, मेरी एंतोइनेट। ठीक है, आई थिंक मैंने आगे मेंशन किया हुआ वो होगा। हाँ ठीक है, तो इनकी जो शादी हुई, लुई 16 की शादी हुई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। 18th सेंचुरी में जो फ्रांस का जो समाज है वो 3 वर्गों में डिवाइड था और उस वक्त 1774 के वक्त बूर्बो राजवंश का राजा लुई 16 गद्दी पर बैठा हुआ था। अब जब भी किसी को पावर मिलेगी तो सबसे पहले क्या देखेगा, अपने राज्य का ब्यौरा देगा ना, मतलब एक तरीके से चीजों को देखेगा, सब कुछ चेक करेगा कहाँ पर क्या चीज है। तो उसने देखा कि जो उसका राजकोष है वो एकदम खाली पड़ा है, यानी उसके खजाने में तो पैसा है ही नहीं, बहुत ही कम पैसा बचा है। और इसके रीजन क्या थे, बहुत लंबे समय से चले आ रहे युद्ध थे इसका रीजन। इसके अलावा जो राजवंश है उनके शाही खर्चे भी तो होते थे ना, तो शाही खर्चों की पूर्ति भी तो इस राजकोष से ही होगी। तो युद्ध चले और शाही खर्चे, इनकी वजह से क्या हुआ भाई, बहुत पैसा बाहर गया और राजकोष जो एकदम खाली होने की कगार पर आ गया। अब ऐसा क्या हुआ, देखिए एक कंट्री है अमेरिका,
और एक कंट्री है ब्रिटेन। मैं बहुत आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। अमेरिका और ब्रिटेन, जो फ्रांस है उसको ब्रिटेन से दुश्मनी थी, तो उसने क्या किया, उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़ाया। किससे? ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन का अमेरिका के 13 उपनिवेशों पे कंट्रोल था, तो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका की हेल्प की। किसकी हेल्प की? अमेरिका की। और जो 13 उपनिवेश पे कंट्रोल कर रखा था ब्रिटेन ने, उनको उससे छुड़ा दिया। तो इसमें भी तो पैसा लगेगा ना, इसमें भी पैसा लगेगा। और ये चीज बहुत ज्यादा नुकसान झेलने वाली हुई फ्रांस की जनता के लिए। तो काफी ज्यादा इनके ऊपर क्या हो गया, कर्जा आ गया। सरकार को काफी ज्यादा कर्जा देना पड़ा। सॉरी, काफी ज्यादा पैसा बाहर लगाया तो सरकार को कर्जा लेना पड़ा। अब जो कर्जा लेने वाले थे, लगभग इनके ऊपर 10 अरब लिरवे का कर्जा हो गया। 10 अरब लिरवे। लिरवे क्या है? एक करेंसी फ्रांस की, जिसको कि 1794 में खत्म कर दिया गया था। ठीक है, करेंसी यानी मुद्रा फ्रांस की, इसको 1794 में खत्म कर दिया गया था। तो इतना कर्जा था, तो जो सरकार, जिन लोगों ने सरकार को कर्जा दिया हुआ था, उन्होंने ब्याज बढ़ा दिया 10% और बोला कि अब जो है ब्याज हम बढ़ा रहे हैं और आपको ये कर्जा इतने टाइम में चुकाना है। तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार क्या तो यही करेगी ना कि अब टैक्स के थ्रू पैसा और कमाया जाए। तो टैक्स वाला सिस्टम अब ज्यादा बढ़ने लगा। अब जो है टैक्स वाला सिस्टम इन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती से लागू कर दिया। और ये लागू किसके ऊपर किया गया? तीसरे वर्ग के ऊपर। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों और चर्च का और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। ठीक है, तो 60% पे जितने भी अमीर अमीर लोग थे ना, तो उनका अधिकार था। मैंने बोला था आपको थर्ड स्टेट के कुछ अमीर लोग, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। तो टैक्स किसके ऊपर लगाया? टैक्स लगाया इन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर, सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट याद है ना, जो मजदूर वगैरह थे, काम करने वाले लोग थे, छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, इनके ऊपर टैक्स लगाया गया। तो जो टैक्स था, एक टैक्स का नाम है यहाँ पर टाइद। टाइद, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से पढ़ना इसको। टाइद जो है ये थर्ड स्टेट के लोगों पे लगाया गया और इसको किसको वसूल करना था? चर्च। यानी चर्च को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, चर्च इसको वसूल करता था। जो किसान उगाते थे उनकी उपज का 10वां जो हिस्सा है वो इस टैक्स के रूप में चर्च के पास जाता था। ठीक है, तो जो टैक्स है वो चर्च ले रहा है, ये वाला। और जो टाइल है ये तीसरे स्टेट के सरकार द्वारा, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग हैं बेचारे, उनको ही सारा का सारा उनके ऊपर बोझ लाद दिया गया। तो उनको चर्च को भी टैक्स देना है, इसके अलावा उनको सरकार को भी टैक्स देना है, और इसके अलावा कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स भी उनको देने पड़ते थे। ठीक है, जैसे कि तंबाकू और नमक, इन सब पे भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस उनको देने पड़ते थे। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ अब बढ़ने लगा था। प्रथम दो जो स्टेट से मैंने आपको बताया है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उनको जन्म से कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। यानी बर्थ के टाइम से कुछ राइट थे, क्योंकि तुम इस कुल में जन्म लिया है तुमने, पादरी वर्ग में और कुलीन वर्ग में, तो इसलिए तुमको ना तो टैक्स देने की जरूरत है और बहुत सारी और फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की गई थी। जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर में उनको छूट थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमने देखा स्टेट्स की वजह से कैसे लोगों को प्रॉब्लम झेलने को मिली। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, सारा का सारा टैक्स देने का जो चीजें हैं वो उनके ऊपर ही आ गया। अब हम आर्थिक संकट की बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण था किसका? क्रांति का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। इसको हम नाम दे सकते हैं आर्थिक संकट। आर्थिक संकट में अगर हम बात करें तो हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती है, जिनमें खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, जो मैं बोलती हूँ रोटी कपड़ा मकान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये प्रोवाइड करने में सरकार पॉसिबल नहीं है इसको प्रोवाइड करने में, तो सरकार होने का कोई फायदा नहीं है। फिर कह सकते हैं कि उस एरिया में या उस स्टेट में, उस राष्ट्र में या फिर उस कंट्री में सरकार अच्छी नहीं है। तो यही सिचुएशन हुई थी। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ने लगी थी। 1715 के लगभग 2.3 करोड़ जनसंख्या थी और 1789 तक आते आते जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 2.8 करोड़। तो जनसंख्या बढ़ी, इसके बढ़ने से अब ज्यादा अनाज भी चाहिएगा। ठीक है, तो अनाज उत्पादन की तुलना में काफी, मतलब अब जो है प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होने लगी थी। डिमांड सप्लाई वाला ये चीज चल रही है। डिमांड जो है वो काफी ज्यादा हुई, हाई हुई, तो फिर क्या हुआ, काफी तेजी से फिर इसके जो दाम है वो बढ़ने लगे। अगर बात करें तो महंगाई भी उस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि जो मजदूरी लोगों को दी जाती थी, जो मजदूरी लोगों के पास थी, मजदूरी तो उतनी ही थी, लेकिन महंगाई के बढ़ने से उनका खर्चा चल नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें हुई, जैसे कि सूखा और ओले वगैरह पड़ने की वजह से क्या हुई, फसल जो है वो पूरी खराब हो गई। फसल खराब हो गई, डिमांड पहले से ही बढ़ रही है, तो प्राइस और ज्यादा हाई हो गए। तो प्राइस हाई हो गए, लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है। सेम श्रीलंका वाली सिचुएशन दोबारा से रिपीट करूंगी। जैसे वहां पे इस वक्त ब्रेड की कीमत भी
उस वक्त तभी से 1 महीने पहले की न्यूज़ है, कम से कम 200-250 रुपए का ब्रेड था, कुछ ऐसी न्यूज़ मिल रही थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई दाम बढ़ रहे थे, मतलब कह सकते हैं कि लोगों का जीविका संकट आ गया था। जीविका संकट का मतलब जो हमारी बेसिक नीड होती है, न्यूनतम जो जरूरतें होती हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो ये सब चीजें होना उस वक्त आम सी बात हो गई थी, मतलब लोगों को इस चीज को झेलना ही पड़ता था। इस बीच में कुछ नई चीज आई, जैसे कि नया मध्यम वर्ग या फिर मध्य वर्ग। अच्छा, हमने स्टेट्स की बात की थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इस थर्ड स्टेट में वो लोग जो शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, यानी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उनके पास क्या था, एजुकेशन थी, एजुकेशन की वजह से अच्छे जॉब पर थे और काफी पैसा कमा रहे थे। इसके अलावा हमने बात करी कुछ व्यापारी भी थे। ये व्यापारी क्या थे, ऊन और रेशम का व्यापार करते थे, निर्यात करते थे, उस वजह से इनको काफी अच्छा पैसा इन्होंने कमा लिया था। तो जब पैसा आता है तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी इंसान कुछ और सोच सकता है। कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर बोला जाए कि ये चीज खाओगे, पिज्जा बर्गर खाओगे, तो बोलेगा कि मैं तो रोटी नहीं खा पा रहा, तो पिज्जा बर्गर तो मैं तब सोचूंगा बाहर जाके पैसे खर्च करने के लिए। तो जो बेसिक नीड है पहले वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इन लोगों का बेसिक नीड फुलफिल हो रही थी, तो ये और चीज भी सोचने लगे थे। तो मेन जो अब लोगों का लक्ष्य था वो क्या रहा था कि जो विशेषाधिकार है ना, जो स्टार्टिंग से लोगों को मिले हुए हैं, किनको, जो कुलीन वर्ग हैं और जो चर्च हैं, उनको जो अधिकार मिले हुए विशेषाधिकार की ना, उनको टैक्स पे करना, कुछ और चीजों में भी काफी छूट उनको दी गई थी। तो ये विशेषाधिकार नष्ट होने चाहिए, और जन्म इसका आधार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका आधार जो होना चाहिए वो होना चाहिए योग्यता, कि योग्यता के आधार पर चीजें होनी चाहिए। इस मध्यम वर्ग का ये मानना था। और ये मध्यम वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। व्यापारी आते हैं, वकील, और जो अपने बिजनेस में लगे हुए लोग हैं वो, प्रशासनिक सेवा में लगे हुए लोग, इसके अलावा कुछ सौदागर, कुछ निर्माता, ये सब लोग जो काफी पैसा कमा चुके थे और शिक्षित भी थे। यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो ध्यान रखने वाला है, शिक्षित थे। और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने इसको पिया है वो दहाड़ा ही है, ठीक है। शिक्षा से कॉन्फिडेंस मिलता है और आप फिर 10 लोगों के सामने बोल पाते हो, सही तरीके से बोल पाते हो, फैक्ट्स के साथ बोल पाते हो। बोलने को तो लोग कुछ भी बोल लें, लेकिन एक लॉजिक होना चाहिए ना हर बात के पीछे, सेम चीज है। तो इन्होंने किस चीज की बात करी, स्वतंत्रता की बात की, इसके अलावा समान अवसरों की बात करी। तो ऐसे इस मध्यम वर्ग के साथ साथ कुछ विचारक भी उभर कर आए, ठीक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट विचारकों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रूसो की, ठीक है। रूसो ने स्वतंत्रता की और समान अवसरों की बात करी, कि समान अवसर का मतलब है कि विशेषाधिकार उनके खत्म हो जाए और सब लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जॉन लॉक की बात करें हम, ठीक है, जॉन लॉक, तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में उन्होंने राजा को क्या बताया गया है, एक जैसे शुरू से ही दिखाते आ रहे हैं ना कि राजा एक देवी देवता की तरह उनको पूजना चाहिए, राजा रानी को, और उनके जो राइट्स है उसके कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उनकी जो पावर है वो निरंकुश होती है। तो उन्होंने इस चीज का खंडन किया कि जो राजा है उसकी देवी शक्ति की हम अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रूसो ने किस चीज की बात करी, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। किस चीज की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, यानी सामाजिक अनुबंध की बात की, जिसमें उन्होंने बोला कि सरकार जो है वो सामाजिक अनुबंध से बननी चाहिए। इसके अलावा पहले तो रूसो के बारे में बात की हमने, इन्होंने लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी है जॉन लॉक, जॉन लॉक ने लिखी ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और थर्ड हम यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इनकी जो बुक थी वो थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने क्या बोला, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, कि जो गवर्नमेंट है उसका काम डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि जो विधायिका, क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उनके बीच में जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका विभाजन होना चाहिए, पावर एक के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। तो ये एक तरीके से किस चीज का विरोध कर रहा है, निरंकुश शासन का। निरंकुश शासन का मतलब ये होता है जब जो राजा है उसके पास पूरी की पूरी पावर है, उसका कोई अगेंस्ट नहीं बोल सकता, अगर बोलेगा तो वो उसको जेल में डाल देंगे या फिर मरवा देंगे। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्रांति की शुरुआत। तो क्रांति की शुरुआत में हमने सबसे पहले देखा कि
फ्रांस में उस वक्त सिचुएशन क्या थी। 1774 में लुई 16 राजगद्दी पर बैठा, जो सिर्फ 20 साल का था और बुर्बो राजवंश से था। इसके अलावा उसकी वाइफ जो थी वो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट। और राजा रोन के समय उसका जो राजकोष था एकदम खाली था, जिसके कुछ रीजन थे, जैसे कि बहुत ज्यादा युद्धों में इन्वॉल्व होना लंबे समय से, तो पैसा बहुत वेस्ट हुआ। इसके अलावा शाही खर्चे भी थे, तो इनकी पूर्ति के लिए उसने टैक्स लगाया किस पर, जो थर्ड स्टेट के लोग थे। अभी हमने स्टेट सिस्टम देखा था, तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनके ऊपर टैक्स उसने इम्प्लीमेंट किया। अब टैक्स तो लगा दिया, अब हम बात करेंगे टैक्स की, कि टैक्स लगाने के लिए जो राजा होता था, पहले इस टाइम की बात कर रहे हैं, तो राजतंत्र के तहत वो अकेले टैक्स नहीं लगा सकता था कि खुद आया और उसने लिख के दे दिया कि टैक्स लग गया। नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो है क्या, स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल, तो स्टेट्स जनरल है एक ऐसी प्रतिनिधि सभा जिसमें तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया जाता था, उनको बैठाया जाता था और फिर मत लिया जाता था, मतलब उनका वोट होता था और तब जाके फिर टैक्स को लगाया जाता था, मतलब उनकी मंजूरी भी जरूरी है। तो ये एक बहुत सिंपल सा सिस्टम था। तो ये लेकिन राजा डिसाइड करता था कि कब बुलाया जाए, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक लिमिटेड टाइम था। जब भी मर्जी होती थी राजा जो है वो स्टेट जनरल को बुला लेता था, इसकी बैठक को बुला लिया करता था। तो उसको क्या करना था, एक तरीके से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। ये स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ये आपको याद रखना है। तो इसकी जो लास्ट जो बैठक बुलाई गई वो 1614 में बुलाई गई। कब, 1614 में बुलाई गई, ठीक है। अब बात आती है कि फ्रांसीसी सम्राट जो लुई 16 है, उसने अगली जो ये असेंबली, अगली जो बैठक है, इसको बुलाया 5 मई 1789 को, यानी 5 मई 1789 को इसने नई बैठक को बुलाया। और किस लिए बुलाया था, क्योंकि ये न्यू जो टैक्स है उनको लगाना चाहता था, नए करों को लगाना चाहता था, तो इसलिए इसने स्टेट्स जनरल की असेंबली, या कह सकते हैं स्टेट्स जनरल की बैठक को बुलाया। अब बैठक को बुलाने के लिए तीनों वर्ग आने थे, यानी तीनों जो स्टेट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट, इनके मेंबर्स आने थे। तो उसके लिए वर्साई का एक महल है उसको सजाया गया और यहाँ पर इन सबको बुलाया गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज तो हो गई। अब फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और वर्साई का महल सजाया गया, जहां पे लोगों को बुलाया गया। तो नियम के अनुसार क्या चीज थी, जो पहले से चीजें चलती आ रही थी, राजा ने भी वही चीज फॉलो करी, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कुछ और हो गई। जैसा फर्स्ट स्टेट में जो थे पादरी वर्ग थे, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग थे, और जैसा कि आपको पता है तीसरे स्टेट में जो थे वो कुछ बिजनेसमैन भी थे, ठीक है। इसके अलावा वकील और कुछ ऐसे शिक्षित वर्ग इसमें शामिल थे जिनको यहाँ पर बुलाया गया, ठीक है। समझ रहे हो कि जो थर्ड स्टेट है इसमें शिक्षित वर्ग को बुलाया गया, मेनली शिक्षित समाज को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे ये लोग। इसके अलावा कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया, जो अशिक्षित थे उन लोगों को नहीं बुलाया गया, छोटे मजदूर थे उनको नहीं बुलाया गया, कह सकते हैं छोटे मजदूर किसान, इनको नहीं बुलाया गया। इसके अलावा जो महिलाएं थी इनको भी नहीं बुलाया गया, महिलाओं को भी इनवाइट यहाँ पर नहीं किया गया। लेकिन इन सब की कुछ जो डिमांड्स थी ये इन्होंने लेटर्स के थ्रू इनके साथ लेकर ये लोग आ गए थे थर्ड स्टेट वाले। तो समझ रहे हैं, सबसे पहली कतार में आमने सामने बैठे थे कौन, पादरी और कुलीन वर्ग, और इनके पीछे खड़े हुए थे ये सब लोग, जिसमें से फर्स्ट स्टेट में से 300 लोग, इसके अलावा सेकंड स्टेट में से भी 300 लोग और थर्ड स्टेट में से 600 लोगों ने आना था, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड स्टेट के लोग आए यानी 600 लोग आए, तो इन्होंने जैसे नियम चलता आ रहा था कि हर एक वर्ग में से एक वोट होगा, ठीक है। हर जो स्टेट के लोग हैं वो एक एक वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चीज बोली इस थर्ड स्टेट के लोगों ने, इन्होंने बोला कि हर मेंबर का एक वोट करना चाहिए, हर मेंबर का अब एक वोट होना चाहिए, हर वर्ग एक वोट ना करे, हर मेंबर एक वोट करे। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ज्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं और ज्यादा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा। तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं इनकी जो डिमांड है इसको पूरी तरीके से मना कर दिया गया स्टेट जनरल द्वारा, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस चीज की मनाही कर दी कि जो रूल पहले से चलता आ रहा है ना कि हर वर्ग में से एक वोट होगा, हम तो उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, अब ये रूल चेंज करने की जरूरत है और ये तो मनमानी वाली सिचुएशन हो गई, अब रूल चेंज करो और हर एक व्यक्ति को एक वोट का राइट देना चाहिए। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या हुआ कि जब इनकी बात डिमांड नहीं मानी गई तो ये लोग जो है गुस्से में वर्साई के महल से, मतलब उस जगह से अपनी इन्होंने जगह खाली कर दी, वहां से ये लोग चले गए और अपने डिमांड को मनवाने के लिए इन्होंने दूसरा तरीका अब निकाला। और वो क्या था, ये लोग कहाँ पर इकट्ठे हो गए, फिर 20 जून वहां से चले गए। और फिर क्या इन्होंने चीज की,
20 जून को ये प्रतिनिधि कहाँ पर आए? सभी वर्साई के इंडोर में टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कहाँ पर? टेनिस कोर्ट में। ठीक है, ये लोग गुस्से में वहां से नारेबाजी करते हुए चले गए 5 मई 1789 को, लेकिन 20 जून को ये लोग वापस से वर्साई के टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और वहां पर उन्होंने एक तरीके से शपथ ली और बोला कि हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो मतलब ये सब लोग जो इकट्ठे हुए थे, इसको इन्होंने एक चीज का नाम दे दिया। वो कौन सी थी? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। इन्होंने बोला कि हम स्टेट जनरल को मान्यता ही नहीं देते, हमने तो अपना खुद का ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसको हमने बोला नेशनल असेंबली। तो आपको बात क्लियर हुई। इन लोगों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स के बारे में बताने के लिए, इस पे साइन करवाने के लिए बुलाया गया, इनका वोट लेने के लिए बुलाया गया वर्साई के महल में। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो जिनका नंबर था 600, मतलब 600 लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बोला कि अब हर एक मेंबर को एक वोट का राइट देना चाहिए। लेकिन असेंबली स्टेट्स जनरल ने उस चीज को मना कर दिया, तो ये लोग वहां से निकल गए और फिर 20 जून को दोबारा से इकट्ठे वर्साई के ही टेनिस कोर्ट में, और वहां पर उन्होंने अपनी जो नेशनल असेंबली है उसको अपना एक नाम दे दिया, नेशनल असेंबली, और बोला कि ये नेशनल असेंबली अब अपने राइट्स के लिए खुद ही लड़ेगी और हम अब खुद ही कर लेंगे जो करना है, हमें अब किसी और की जरूरत नहीं है। ये दिखाया गया यहाँ पर कि ये सब लोग जो है टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और अपना ही एक नेशनल असेंबली इन्होंने खुद की बना ली, जिसका जो नेतृत्व है, यानी इसको इसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कौन थे? 2 नाम है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मिराबियो और आबे सीए। मिराबियो और आबे सीए। अब ये दोनों कौन थे, ये देखने वाली बात है। मिराबियो जो था, ये तो था कुलीन वर्ग का, लेकिन जो सामंती अधिकार थे ना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा खा जाते थे वो बीच में, तो इस चीज के वो अगेंस्ट था मिराबियो। और आबे सीए जो था वो था एक पादरी, और इसने मतलब इन दोनों ने ही पैम्फलेट्स और बुक्स वगैरह लिखी, न्यूज़पेपर वगैरह भी, मतलब काफी सारी चीजें, पत्रिकाएं छपवाई और राइट्स के बारे में उन्होंने बात की। तो इन दोनों ने नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया, या फिर कह सकते हैं कि थर्ड स्टेट का इन्होंने नेतृत्व किया। अब इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें नए संविधान में इन्वॉल्व करनी है। और उन्होंने बोला कि हम अपना एक खुद का एक हम खुद का एक नया संविधान बनाएंगे, ठीक है, फ्रांस के लिए। और ये जो मनमानी सरकार है इसको हमें अब हटाना है। इधर नए संविधान की बात ही चल रही थी नेशनल असेंबली में। दूसरी तरफ अगर गांव की बात करें या फिर दूसरे एरिया की बात करें तो फसलें खराब हो गई थी, ठीक है, और ठंड का टाइम था, फसलें काफी खराब हो गई और जो डिमांड थी वो काफी बढ़ ही रही थी, और जो प्राइस थे वो काफी ज्यादा हाई जा रहे थे, और इतने हाई प्राइसेस थे और इनकी वजह से जमाखोरी फिर लोगों ने शुरू कर दी। मतलब ये तो होता ही है ना, करप्शन तो चलता ही है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है किसी चीज की तो ये लोग स्टोर कर लेते हैं और फिर कीमतें फिर इस तरीके से बढ़ जाती हैं। तो कीमतें बढ़ी और लोग फिर जो है गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया, पाव रोटी बोलते हैं, मतलब उनका जो खाना है, जो ब्रेड है, उसके लिए वो लोग लाइन में लगे हुए थे। और उस लाइन में लगे लगे इनको इतनी देर हो गई लेडीज को कि उन्होंने, उनका जो गुस्सा है वो बिल्कुल पीक पर आ गया और उन्होंने फिर तोड़फोड़ वहां पर मचा दी और वो जो दुकान थी उस पर धावा बोल दिया, ठीक है, दुकान भी बिल्कुल बेकार कर दी। बेकरी की शॉप थी उसको क्या किया, उसको तोड़ डाला। इसके अलावा फिर जब ये सब खबरें उड़ी थी ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की 14 जुलाई वाली 1789 में, कि लोगों को पता चला कि जो सरकार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो सेना है वो एंटर करने वाली है पेरिस में और वहां पर अब गोलीबारी होने वाली है। तो फिर वहां पे क्या क्या किया गया, फिर इसको जो बास्टिल का जो किला था उसको भी तोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही थी उस वक्त। और अन्न के भंडारों को लूटा गया क्योंकि बेसिक जो नीड थी वो फुलफिल हो ही नहीं पा रही थी। तो लोगों को पहले अपना पेट भरना है, बाकी चीजें बाद में सोचते हैं। तो अन्न जो है उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों ने जो भी स्टोर्स थे, जो भी भंडार गृह थे, उनको भी पर भी हमला कर दिया। ये सब चीज जो भी चल रही थी, इनको देखते हुए जो राजा है लुई 16 जो है, उसने सोचा कि मुझे लगता है इनकी मांग मुझे माननी ही पड़ेगी। और फिर उसने फाइनली जो नेशनल असेंबली थी ना, उसको क्या कर दिया, उसको लीगल घोषित कर दिया। मतलब उसकी जो डिमांड थी उनको उसने मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया। अब डिमांड मान ली गई तो फिर कुछ तो चेंजेस आएंगे ही। तो चेंजेस क्या आने थे, सबसे पहली बात तो विशेषाधिकारों के अगेंस्ट थे। तो 4 अगस्त 1789 की बात है, बहुत सारे टैक्सेस थे वो बंद कर दिए गए। इसके अलावा सबसे जो पहला काम था नेशनल असेंबली ने किया वो था सामंती व्यवस्था को खत्म कर देना, जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत कर रही थी लोगों की। तो सामंती व्यवस्था को बिल्कुल
बंद कर दिया गया, इसका उन्मूलन कर दिया गया और एक मतलब बिल लाए और उसके थ्रू इसको सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इसके बाद दूसरा नंबर किसका आना था? दूसरा नंबर आया पादरी वर्ग का। पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार थे उनको भी अब खत्म कर दिया गया। ठीक है, कि अब हमें तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना है, अपना अपना चीजें करो। और जो संपत्ति थी उसको भी उन्होंने अब अपने ही कंट्रोल में ले लिया, मतलब कह सकते हैं कि जो संपत्ति है वो जब्त कर ली गई। ठीक है, नेशनल असेंबली ने बिल पारित किया और उसके थ्रू धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और जो जमीन है एक्स्ट्रा उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इनके पास लगभग कितनी जमीन? इनके पास लगभग 20 अरब लिब्रे जो जमीन है वो इनके हाथ लग गई और ये काफी बड़ा नंबर था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को मतलब डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। जैसा कि हमें पता है कि फ्रांस में राजतंत्र तो था ही जिसके थ्रू काफी सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अब एक और शब्द ऐड हो गया जो है संविधान, यानी संविधान के थ्रू। संविधान आपको पता है क्या होता है? संविधान एक ऐसी बुक है, एक ऐसी कह सकते हैं कानून की एक ऐसी बुक है जिसमें देश को कैसे चलाना है ये सब चीजें लिखी होती हैं, कि देश में एक देश है उसके जो लोग हैं वो किन किन चीजों को फॉलो करेंगे, जो सरकार है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए। तो एक कानून की एक बुक कह सकते हैं संविधान, जिसके थ्रू हम एक कंट्री को चलाते हैं। तो इसमें क्या सबसे बड़ी बात होती है कि जो राजा है, जो नेतृत्व कर रहा है देश का, वो एक तरीके से कंट्रोल में आ जाता है और वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और जो जहां तक कि वो निरंकुश रूल को समाप्त कर दिया जाता है संविधान बनाकर। ठीक है, तो 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई के टेनिस कोर्ट में पहुंचे और नेशनल असेंबली बना ली, हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा इस शक्तियों को देखते हुए लुई 16 ने क्या किया? असेंबली को मान्यता दे दी और जो भी चीजें थी खराब उनका उन्मूलन कर दिया गया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी? ये पड़ी थी 1791 में। तो इसका अब हम देखते हैं इसका जो मूल उद्देश्य था क्या था। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था जो सम्राट है उसको निरंकुश शक्तियों से छीन लेना, यानी सम्राट की जो शक्तियां हैं उसको सीमित कर देना, कि सम्राट जो है वो अपनी असीमित शक्ति का फायदा नहीं उठा सकता, उसको बांध दिया गया है अब कुछ रूल्स के साथ। और जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है उनकी पावर्स को भी डिवाइड कर दिया गया है, सब एक दूसरे से अलग होकर काम करेंगी। तो ये था हमारा संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पे हम नेक्स्ट एक पिक्चर देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल असेंबली थी इसने कुछ और चीजें भी करी। ठीक है, और नेशनल असेंबली के चुनाव की अगर हम बात करें तो नेशनल असेंबली क्योंकि अब सब कुछ काम कर रही थी और इसको चुनाव कैसे होगा? एक सबसे पहले एक निर्वाचन समूह बनाया जाएगा। ठीक है, निर्वाचन समूह। उसके बाद क्या होगा? दोबारा से असेंबली के सदस्यों को चुना जाएगा और जितने भी नागरिक हैं वो इसको वोट करेंगे। लेकिन जो वोट का राइट है वो सबको नहीं मिला था। वोट देने का राइट तो मिला था असेंबली को चुनने के लिए, लेकिन सभी को नहीं मिला। किसको मिला ये देखते हैं, और किसको नहीं मिला ये देखते हैं। तो वोट का राइट किसको दिया? जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी का कर दे सकता हो, मतलब 3 दिन काम करके और फिर कर भी चुका सकता हो, उनको दिया गया। मतलब पैसा कमाने वाला होना चाहिए इंसान। ठीक है, दूसरी बात थी कि महिलाओं को तो अधिकार था ही नहीं वोट देने का। इसके अलावा जो 3 दिन की मजदूरी जितना नहीं कर सकते वो पुरुष भी इसी कैटेगरी में आ गए, वो भी वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो निष्क्रिय नागरिक उनको बना दिया गया। तो अब डिसाइड हो गया कि वोट कौन दे सकता है, तो वो लोग अब क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, वो चीज दोबारा हो गई ना, करदाता होना जरूरी है। मतलब जो भी पुरुष कर दे सकता है और 25 साल से ज्यादा उम्र का है वो वोट दे सकता है। इसके अलावा जो कर देने के लायक नहीं है वो पुरुष तो वोट नहीं दे सकते, इसके अलावा महिलाएं तो वोट दे ही नहीं सकती। तो ये सब चीज थी। तो इस पूरे चीज को जो बाद में फाइनली घोषणा पत्र तैयार किया गया उसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। क्या नाम था उसका? उसका था पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र। पुरुष एवं नागरिक घोषणा, यहाँ पर पुरुष शब्द को देखने की जरूरत है, यानी पितृसत्तात्मक सोसाइटी को ये बता रहा है और लेडीज की वैल्यूज के बारे में भी बता रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस थी उनकी उस सोसाइटी में। ठीक है, अब ये एक चित्र है, ये बताता है एक तरफ से कि कानून जो है सबके लिए बराबर है अब, और सबको बहुत चीजें मिलने वाली हैं अब। एक तरीके से एक नई ही दुनिया बस गई, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, बराबरी, अच्छे अवसर सबको मिलेंगे। तो ये सब
चीजें थी। इधर की साइड ये जो है ये फ्रांस के फ्लैग के कलर्स हैं, तो ये फ्रांस के बारे में है कि ये जो लेडी है इधर ये फ्रांस है, और ये इधर क्या है, कानून के बारे में बात हो रही है। हाथ में छड़ी भी है ना कि अब मेरे पास कि अब जो देश है फ्रांस है वो कानून के थ्रू चलेगा। अब एक चीज और है, ये जो अधिकार है इनमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसमें किन चीजों को मेन घोषित कर दिया गया, जैसे जीवन के अधिकार को, इसके अलावा अभिव्यक्ति के अधिकार को यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और थर्ड था हमारा कानूनी अधिकार। इन तीनों को नैसर्गिक अधिकार बोल दिया गया। नैसर्गिक का मतलब है जो हमें जन्म से ही प्राप्त होंगे और इनको कोई छीन ही नहीं सकता। जीने को और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और कानूनी अधिकार, ये तो हमारे है ही, जन्म से ही हमको मिलेंगे। तो ये बोला गया कि फ्रांस में अब ये तीनों नैसर्गिक अधिकार हैं, इनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक टोपी है, ठीक है, ये किस चीज का प्रतीक है, वेट अ मिनट, हाँ, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, यानी कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स। जैसे मैंने बात की थी कि समाज जो है उसमें सभी लोग तो शिक्षित नहीं थे, खुद तो कुछ एक ऐसी चीजें थी जिनके थ्रू लोगों को संदेश पहुंचाया जाता था और शिक्षित किया जाता था, तो उनमें से सिंबल्स भी एक है। द ब्रोकन चेन, ये जो टूटी हुई चेन है ये आजादी का प्रतीक है कि अब हमें आजादी मिल गई है। ये जो है छड़ों का एक कह सकते हैं गट्ठर, ये कहता है कि यूनिटी, कि एक से काम नहीं होगा, एकता में बंध कर ही हम कुछ कर सकते हैं। जब सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोगों ने विद्रोह किया, सब लोगों ने एक साथ मिलकर सामना किया, तभी तो बात बनी थी। इसके बाद द आई विद इन ट्राइंगल, ये जो है त्रिभुज के अंदर रोशनी वाली आंख, ये किस चीज का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है कि अब अंधेरे में से अब ज्ञान आ रहा है। और ये जो बाहर सूरज की किरणें दिखाई दे रही है ना, ये है कि अब अंधेरे को ये किरणें मिटा रही हैं। थर्ड है यहाँ पर एक राजदंड, ठीक है, और ये जो राजदंड की पिक्चर है आप दिखाती हूँ आपको, कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये हाथ में भी लिए हुए है, ठीक है। तो ये जो कहाँ गया, ये जो छड़ी है एक तरीके से राजदंड है, ये बता रहा है शाही सत्ता का प्रतीक है, यानी शाही सत्ता है जो कानून के अंतर्गत काम करेगी। इसके अलावा ये एक रिंग टाइप है जिसमें सांप है और उसकी ये पूंछ है, इसको बोला गया है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फ्रॉम अ रिंग, रिंग के शेप में है, ये इक्वालिटी का यानी समानता का प्रतीक है। और बोला गया है कि अब रिंग का कोई छोर नहीं होता, वो पूरी एकदम गोल है, ठीक है, अंगूठी का कोई छोर नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये है रेड कलर की टोपी, ये इसको अगर हम बोला जाए तो ये एक तरीके से फ्राइजियन टोपी है, यानी जो दास हैं, जब दास स्वतंत्र हो गए उसके बाद उन्होंने इस टोपी को पहनना शुरू करा, तो एक तरीके से दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक या सूचक कह सकते हैं, ठीक है। ब्लू व्हाइट रेड ये कलर है, ये फ्रांस का जो है ये फ्लैग का कलर है। और उसके बाद विंग वाले जो ये वुमेन है, ये बता रही है किस चीज के बारे में, फ्रांस के सॉरी ये बता रही है कानून के बारे में, ये कानून का मानवीय रूप है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, यानी एक तरीके से मानव रूप दे दिया गया है कानून को। और ये लास्ट है लॉ टेबल, जिसमें कानून के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है और बराबर है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना, यानी फ्रांस में जिस तरीके से चीजें बदल रही थी उनका आने वाले टाइम में क्या उस पर प्रभाव पड़ा। तो फ्रांस में जैसे कि हमने देखा कि जो स्थिति थी काफी बदल रही थी, और लुई 16 जो है उसने वैसे तो संविधान पे हस्ताक्षर या साइन कर दिए थे, लेकिन वो अभी भी डाउट वाली कंडीशन में था। तो उसने क्या किया, प्रशा के राजा के साथ एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन उसकी चल रही थी, ठीक है। और ये जो फ्रांस में घटनाएं हो रही थी जिसका प्रभाव, मतलब फ्रांस में सब चीजें हो रही थी कि लोगों ने विद्रोह कर रखा है, वो काफी चीजें कर रहे हैं, तो ये सब सारी न्यूज बाहर जा रही थी। जैसे आपको पता ही है एक जगह पे जो चीज होती है उसका प्रभाव दूसरी चीज पर पड़ता ही है। तो इन सब चीजों घटनाओं को देखते हुए जो पड़ोसी देश थे वो भी, उनके जो रूलर्स थे वो भी अब बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगी। तो 1789 की गर्मियों के बाद का जो समय था, इसमें क्या हुआ कि कुछ चीजें चेंज हुई। इतने कुछ भी चीज हो पाती, कोई युद्ध करता या फिर कुछ भी करता, उससे पहले जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, उसको कुछ थोड़ी बहुत कहते हैं ना भनक पड़ गई या उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, तो उसने अप्रैल 1792 में, ठीक, किसने, नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या घोषित कर दिया, युद्ध घोषित कर दिया। किसके अगेंस्ट, प्रशा के और ऑस्ट्रिया के,
ठीक है। ऑस्ट्रिया से कौन थी? यहाँ की क्वीन, जो फ्रांस की जो क्वीन थी अब, वो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया से थी। तो ये सब सिचुएशन हुई और काफी सारी चीजें हुई। एक तरीके से राष्ट्रवादी भावना लोगों में होने लगी। बहुत ज्यादा लोग अब स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ने लगे और सेना में भर्ती होने लगे। मतलब काफी ज्यादा लोग अब बढ़ गए थे। इसको हम एक युद्ध का नाम दिया गया, जनता वर्सेस कुलीन, या फिर जो राजा थे। तो लोगों की इस भावनाओं को आगे लाया गया कि ये युद्ध किसके बीच में है? जनता का युद्ध है, और ये जनता का युद्ध राजा से और कुलीनों से है, यानी दूसरे वर्ग से है ये युद्ध। तो इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और देशभक्ति के गीत भी गाए गए, जिनमें कि एक नाम है मार्सिले, ठीक है। क्या नाम है ये? मार्सिले। जो मार्सिले है ये भी गाया गया, और ये पहली बार कब गाया गया? जब ये जो लोग थे ये पेरिस की तरफ जब जा रहे थे, तो इसी को गाते हुए ही जा रहे थे। और इसकी रचना किसने की, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है रोजेट दी लाइल, ठीक है। इन्होंने इसकी मार्सिल की रचना की। और आज के टाइम में ये फ्रांस का क्या है? फ्रांस का ये राष्ट्रगान है, अगर आज के टाइम की बात करें तो, ठीक है। मार्सिले, मार्सिले आज के टाइम में फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो इस तरीके से लोगों की लाइफ बदली और वो क्या थे, इस युद्ध की तरफ जाने लगे। और मार्सिलेस जो है उन्होंने गाना शुरू करा, और राष्ट्र भक्ति या फिर राष्ट्रगीत की जो चीजें हैं ये सब आने लगी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अब लोग क्या है, राष्ट्रवादी भावना से अब वो भर चुके थे पूरे तरीके से। नेक्स्ट बात आती है कि ये सब चीजें तो चल रही थी, तो लोग तो चले गए, मतलब जो मेल थे वो तो अब इन सब चीजों में, युद्धों में इन्वॉल्व होने लगे। तो अब जो घर का काम है वो वहां की जो लेडीज हैं उनके ऊपर आ गया है, कमाने खाने का, और इसके अलावा बाकी सारी सिचुएशन, घर परिवार देखना, ये सब इनको ही करना है। तो अब क्या होना था 1791 में, जो संविधान बना था, आपको याद होगा तो अभी हमने डिस्कस किया था अभी लास्ट स्लाइड में। 1791 में जो संविधान बना था, जिसका जो काम था वो था राजा की शक्ति को सीमित करना या फिर उसको कंट्रोल में लाना। ये संविधान कहीं ना कहीं पुरुष, हमने एक नाम लिया था यहाँ पर, पुरुष एवं अधिकार घोषणा पत्र। इसमें मेनली एक वर्ग के बारे में अधिकार दिए गए उन्हीं को, पुरुषों को 25 साल की उम्र हो जाएगी पूरी, और इसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो अच्छा खासा कमाते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उनको ही ये राइट मिला था वोट देने का। लेकिन अभी भी वोट देने का राइट काफी लोगों को नहीं मिला था। तो लोगों ने सोचा कि किसी ने हमारी हेल्प नहीं की तो अपनी हेल्प हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो वो वर्ग जिसकी हेल्प किसी ने भी नहीं की, जो छोटे मजदूर थे, छोटे किसान थे, ठीक है, और जिनके अंदर मेनली पेस्ट्री वाले, जूता बनाने वाले, दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं, नौकर, या फिर घड़ी बनाने वाले, छपाई करने वाले, ये सब लोग जो थे, इनको भी ये फील होने लगा कि हमारे फ्रीडम का क्या, या हमारे अधिकारों का क्या। तो अब धीरे धीरे कुछ क्लब्स बनने लगे, ठीक है। यहाँ पर चीज देखने लायक है कि शक्ति का हस्तांतरण कैसे होता है, यानी शक्ति एक हाथ से दूसरे हाथ में कैसे जा रही है। तो नेशनल असेंबली की बात अभी तक हुई थी, अब बात करें हम क्लब्स की। तो अब कब क्लब्स का इन्वॉल्वमेंट होने लगा है, तो क्लब्स में सबसे बड़ा जो नाम है वो जैकोबिन क्लब का आता है। किसका आता है? जैकोबिन क्लब का। इस क्लब में ज्यादातर ये जो लोग होते थे, आम लोग, ये शामिल होने लगे और यहीं पर बैठकर अपने बातचीत करने लगे, और जो भी चल रहा है सोसाइटी में उसकी बात करने लगे। एक तरीके से वार्तालाप यहाँ पर बैठ के किया करते थे, डिस्कशंस किया करते थे। तो ये एक क्या बन गया, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लब बन गया, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट, क्या नाम है? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे पड़ा था, ठीक है। इस क्लब का नाम किस पे पड़ा था? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे। कॉन्वेंट कौन होते हैं? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत होती है, ठीक है, कॉन्वेंट। तो अब क्या था, ये ग्रुप आने लगा था आगे, राजनीतिक समूह का ये अड्डा बन गया था। लोग बैठ के यहाँ पे घंटों तक वार्तालाप किया करते, डिस्कशंस किया करते थे। जो महिलाएं थी वो भी अब सक्रिय होने लगी, क्योंकि उनको भी तो एक तरीके से पीछे धकेल दिया गया था ना, उनकी भी राइट्स की बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने भी अपने खुद के क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। अब जैकोबिन जो क्लब्स हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें कम समृद्ध लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, कम संपत्ति वाले लोग थे, ठीक है। तो अब ये जो क्लब बना है जैकोबिन क्लब, इसको एक नेता की भी जरूरत पड़ेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये है मैक्स मिलियन रोबेस्पियर, ठीक है।
तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में सामने आकर उभरा। जैकोबिन क्लब का ये नेता बन गया। किसका? जैकोबिन क्लब का नेता बन गया और अपने हिसाब से चीजों को करने लगा। इसने क्या किया? सबसे पहले तो अपने आप को, यानी इसके जो मेंबर थे वो दूसरे लोगों से अलग लगे, यानी कुलीनों से अलग लगे, इसलिए अलग तरीके के कपड़े पहनने शुरू कर दिए और ये थे धारीदार पतलून। ठीक है, ये पहनने इन लोगों ने शुरू कर दी। और कह सकते हैं कि ब्रिजेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को इन्होंने अलग करने के लिए ये किया था। इसके अलावा कुछ लोगों ने टोपी पहननी भी शुरू कर दी। जो जैकोबिन्स थे, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर बन गए, इनको जैकोबिन कहा जाने लगा। उनको सो क्लॉथ कहा जाने लगा। सो क्लॉथ, इन ड्रेसेस को पहनने वाले लोगों को सो क्लॉथ कहा जाने लगा। और सो क्लॉथ का मतलब क्या है? सो क्लॉथ का मतलब होता है बिना घुटने वाले। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिना घुटने वाले। ठीक है, इनके कपड़े और लोगों से अब अलग हो गए। कुछ जो पुरुष थे वो लाल रंग की हैट भी लगाया करते थे, लेकिन लेडीज को पहनने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। यहाँ पर आई थिंक एक पिक्चर होनी चाहिए, चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, आई थिंक मैं लगाना भूल गई वो पिक्चर। अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं। तो लाल रंग की टोपियां पहना करते थे और ये एक तरीके से उनके लिए स्वतंत्रता का प्रतीक था। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, टोपी पहनते थे ना जो दास्ता से, या फिर कह सकते हैं अब फ्री हो चुके थे वो, ये लोग टोपी पहना करते थे। तो ये सो क्लॉथ थे या फिर जैकोबिन से काफी ज्यादा आगे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी थी और इन्होंने हमले करने भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि महंगाई जो थी वो काफी बढ़ने लगी थी। तो इन्होंने क्या किया, एक हिंसक विद्रोह भी छेड़ दिया। ठीक है, इस चीज की वजह से क्या हुआ, एक हिंसक विद्रोह भी छिड़ गया और जिसका परिणाम क्या हुआ कि 10 अगस्त को सुबह सुबह एक जगह का नाम है, ये लिखिए, ट्यूलेरिए। ट्यूलेरिए ट्यूलेरिए के महल पे हमला किया और वहां से उठा करके जो शाही परिवार है, लुई 16 की जो फैमिली थी, उसको वहां से अगवा कर लिया गया। उसको वहां से उठा लिया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर कह सकते हैं कि असेंबली ने उसको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। इन्होंने खुद को एक बहुत बड़े इस क्लब ने खुद को एक इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभार लिया था। ठीक है, अब क्या था, इन्होंने बोला, इस ग्रुप ने बोला कि जो वोट है वो फिर से कराया जाएगा और जो 21 वर्ष है ये एज रखी जाएगी और इसमें जिनके पास संपत्ति है वो भी और जिनके पास संपत्ति नहीं है वो भी इसको वोट करेंगे, यानी दोबारा से इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो यहाँ पर ये था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगले जो असेंबली आई उसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको उन्होंने नाम दिया कन्वेंशन। ठीक है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, कन्वेंशन। ठीक है, नई जो असेंबली निर्वाचित थी उसका नाम दिया गया कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन ने सबसे पहला क्या काम किया, 21 सितंबर को राजतंत्र जो है उसको खत्म कर दिया और इसकी जगह पे किसको लेकर आया, गणतंत्र को ले आया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आतंकराज। आतंकराज का मतलब है कि जब एक हाथ में पावर आती है तो वो पावर दूसरे हाथ में जब चली जाती है तो चीजें बदलती हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही गणतंत्र राजतंत्र से गणतंत्र आया तो जो शाही परिवार था उसका भी तो कुछ करना था। उनके ऊपर केस चला और न्यायालय में उनको दोषी पाया गया कि उनको षड्यंत्र करने का दोषी पाया गया अपने देश के खिलाफ। और फिर ये पूरी डेट नोट कर लीजिए, 21 जनवरी 1793 इसमें फांसी दे दी गई, किसको, राजा को। ठीक है, सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दी गई। प्लेस डी लो कॉन्कॉर्ड, यहाँ पर इनको फांसी दे दी गई और बाद में फिर जो क्वीन थी उसको भी फांसी दे दी गई। देशद्रोह का इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। तो बुरे काम का बुरा नतीजा हुआ ना। सेम चीज अब बहुत अच्छे वाली आगे देखते हैं। आतंकराज में क्या हुआ, 1793 से लेके 1794 का जो टाइम था उसको आतंक का युग कहा जाता है। और रॉबेस्पियर जो था, जैकोबिन क्लब का जो नेता था जिसने सब कुछ काम किया था, उसका जो नियंत्रण और दंड की नीति थी वो इतनी ज्यादा सख्त हो गई कि जो अपने उसके समर्थक थे वो भी इससे डरने लगे। मतलब उनको ये लगने लगा कि ये तो लगता है कि एकदम बिल्कुल इसका तो दिमाग अब सही नहीं है, मतलब बहुत ही अजीब चीजें करने लगा। आतंकराज के अंदर क्या किया, उसके अगेंस्ट जो भी बोलता था, जो भी उसके विरोध में खड़ा होता था उसको वो जेल भिजवा दिया करता था। और इसके अलावा कुलीन और पादरियों के काफी सारे अधिकार उसने छीन लिए और कह सकते हैं कि उनको तो शत्रु की तरह उसने बोला कि ये तो
क्या हैं, हमारे शत्रु हैं, या फिर कह सकते हैं कि गणतंत्र के शत्रु हैं। और अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें भी जो काम करने वाले लोग थे उनको अपने तरीके से चलाता था, और जो उसके अगेंस्ट जाता था उनको ये क्या करता था। एक शब्द है गिलोटिन। क्या है गिलोटिन? गिलोटिन क्या है? डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ये गिलोटिन मशीन बनी। ये एक मशीन थी जिसमें 2 खंबे से होते थे, उनके बीच में एक मशीन सी होती थी, और यहाँ पे सिर रखा जाता था अपराधी का, और फिर उसको काट दिया जाता था। तो इस तरीके की मशीन थी, तो बहुत ही अजीब ही था। और इस मशीन से धड़ अलग कर दिया जाता था, और ये सब चीजें इसने बहुत ही रॉबेस्पियर ने कानून बनाए। और इसके अलावा मजदूरी की कीमतें इसने डिसाइड कर दी। इसके अलावा रोटी की बात करें तो इसने बोला कि सफेद आटे की रोटी नहीं, जो महंगा आटा है वो कोई यूज नहीं करेगा। इसके अलावा जो साबुत गेहूं का जो आटा आएगा उससे ही आप सभी रोटी खाएंगे। और एक तरीके से इसने इस आटे को समानता का प्रतीक बताया कि सभी लोग समान हैं, कोई यहाँ पर अमीर गरीब नहीं है। इसने इसको समता रोटी की संज्ञा दी, समता रोटी। इसके अलावा इसने एक चेंज और किया, वो था शिष्टाचार में, यानी आचार व्यवहार में इसने चीजें लागू करी। जैसे संबोधन, किसी को बुलाने के लिए जैसे हम कहते हैं ना महाशय या मैडम, तो इसने महाशय जो वर्ड था उसको क्या बोल दिया, अलग कर दिया। और जो मैडम शब्द था, जैसे पहले होता था मॉन्स्यूर यानी महाशय या मैडम महोदया, इसकी जगह पे उसने पुरुष और महिलाओं के लिए डिफरेंट डिफरेंट शब्द यूज करने शुरू कर दिए। जैसे कि सितोयन, सितोयन जो शब्द था इसका मतलब था नागरिक, ठीक है। और सितोयिन, सितोयिन ये था नागरिका, ठीक है। मतलब एक तरीके से राष्ट्रवादी भावना को और ज्यादा प्रमोट कर रहा है कि आदमी नहीं है यहाँ पर, महोदया नहीं है, महोदया नहीं बोलना है, बोलना है नागरिक और नागरिका। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सितोयिन और सितोयिन, इसने ये सब चीजें भी चलानी शुरू करी। और ये देखिए यहाँ पे बहुत एक घटना दिखाई गई है, ठीक है। उत्सव मनाए जा रहे हैं, घटना नहीं है ये, एक तरीके से उत्सव का माहौल है। यहाँ पर सब लोग कलेक्ट हुए हैं, और एक तरीके से मंडप सा भी बना हुआ है कुछ, ठीक है। कुछ एक चीजों का कुछ एक काम कर रहे हैं लोग यहाँ पर, मतलब कुछ उत्सव मना रहे हैं। तो आगे हम एक बात करेंगे कि ये जो रोबेस्पियर था इसकी पॉलिसीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, सॉरी इतनी ज्यादा इसने टफ अपनी पॉलिसीज को कर दिया कि सब लोग घबराने लगे। और फाइनली जो चर्च है उसको इसने बंद करवा दिया, और उनकी जगह पे इनको ऑफिस बना दिया, और चर्च को ऑफिसेज बना दिया गया, ठीक है। आगे रोबेस्पियर की जो नीतियां थी उनको और सख्ती से इसने लागू किया। और फाइनली जो न्यायालय है उसने जुलाई 1794 में क्या घोषित किया कि ये जो रोबेस्पियर है ये सही नहीं है, और इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इसको गिरफ्तार करने के बाद इसको भी क्या किया, जो मशीन इसने चलवाई थी ना उस मशीन को भी इस पे चलवा दिया गया, मतलब गिलोटिन का यूज करके इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। इसको रोबेस्पियर को जो गिलोटिन पे चढ़ाता था लोगों को, लोगों ने उसको भी एक दिन गिलोटिन पे चढ़ा दिया। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। देखिए यहाँ पर गिलोटिन क्या है, गिलोटिन 2 खंभों के बीच में लटकने वाली आरे वाली एक मशीन थी जिस पर अपराधी का सिर रखा जाता था और उसको अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब हमें पता है रोबेस्पियर जो है उसके खत्म होने के बाद रोबेस्पियर तो गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, तो रोबेस्पियर तो गया। अब क्या होना था, अब डायरेक्टरी शासित फ्रांस हो गया, यानी सरकार का तो हो गया पतन। और जो मध्य वर्ग था, या फिर कह सकते हैं मध्यम वर्ग के जो संपन्न तबके थे जिनके पास खूब पैसा था, उन्होंने अब इसकी जो सरकार का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया। और उन्होंने क्या कहा कि दोबारा से, अब वही है ना अगेंस्ट वाली चीजें आ जाती हैं कि जो संपत्ति विहीन लोग हैं उसको फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया गया। उसको बोला कि संपत्ति विहीन यानी जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको मताधिकार नहीं है। इसके अलावा 2 तरीके से इन्होंने संविधान में 2 चीजें ऐड करी। इन्होंने क्या चीजें ऐड करी, विधान परिषद को ऐड किया, क्या विधान परिषदों को, ठीक है। 2 तरीके से विधान परिषदों को इन्होंने इसमें ऐड कर दिया, जिसमें पहले इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो राजा जो रूल है वो निरंकुश ना रहे, इसलिए एक आदमी के हाथ में सत्ता ना रहे, इसलिए इसमें 5 मेंबर्स को रखा गया। और क्या होता था, मेंबर्स लड़ते ही रहा करते थे और जो परिषदें हैं उनके आपस में लड़ाई झगड़ा ही होता रहता था, ठीक है। ये बर्खास्त करने में ही लगे रहते थे एक दूसरे को। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मौके का फायदा उठाया और नेपोलियन
का आना इस वजह से ही हुआ क्योंकि कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। और कह सकते हैं हम ये क्या था, एक सैनिक तानाशाह, सैनिक तानाशाह। ठीक है, तो स्वतंत्रता की बात आई और समानता की बात आई और बंधुता की बात आई। जब भी इन तीनों शब्दों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, क्योंकि इन तीनों चीजों को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही। ये जो टॉपिक है महिलाओं के लिए भी क्रांति। अब क्या हुआ कि जैसे हर वर्ग अपने हिसाब से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो महिलाओं को भी लगा कि जो अधिकारों का घोषणा पत्र आया था उसमें सिर्फ पुरुषों की बात की गई थी और एक तबके की बात की गई थी, इसमें महिलाओं को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया था। तो इन्होंने सोचा कि अब हमें भी इस चीज के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। तो ये एक पिक्चर है जिसमें वर्साए की तरफ जा रही है ये, ठीक है। ये कब की घटना है, ये चित्र है 5 अक्टूबर 1789 का, ठीक है। तो महिलाओं ने भी चीजें क्या करनी शुरू करी, उन्होंने भी अपने अपने क्लब्स बनाने शुरू करे, इस बारे में बात करनी शुरू करी। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लब है, लगभग 60 के करीब इन्होंने अपने खुद के क्लब बनाए, जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लब है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, इन लेडीज ने अपनी खुद के क्लब्स बना लिए और इन क्लब्स में ये क्या करते थे, लोगों को और ज्यादा लेडीज को जोड़ा करते थे और कहते थे कि हमें पुरुषों के समान जो है वो राजनीतिक अधिकार चाहिए, हमें भी राइट टू वोट चाहिए, हमें भी निष्क्रिय नागरिकता वाली चीज से हटाओ, हमें निष्क्रिय नागरिक नहीं बनना, हमें भी सक्रिय नागरिक बनाना है। तो ये सब चीजें होने के बाद जब विद्रोह इन्होंने खूब कर दिया तो फिर सरकार को लगा कि ठीक है, थोड़े बहुत इनके लिए भी हम कुछ काम कर देते हैं। तो सरकार ने क्या किया, इनके लिए कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करें, ठीक है, सरकारी विद्यालय ओपन किए। इसके अलावा कुछ एक कानून बनाए, शिक्षा को इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया लड़कियों के लिए। इसके अलावा स्वैच्छिक अनुबंध भी बनाया। स्वैच्छिक अनुबंध का मतलब है कि अपनी इच्छा से शादी करने का राइट, ठीक है। स्वैच्छिक अनुबंध भी बनाया कि उनको शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अब, ठीक है। तो काफी सारे इनके लिए कानून बने, तलाक से रिलेटेड जो कानून थे वो भी लाए गए। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इनको दिया गया। मतलब इनको ये लगा कि क्योंकि अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है तो इनको भी अब हक मिलना चाहिए, थोड़े बहुत अधिकार मिले इनको। फिर भी इनका संघर्ष जारी रहा कि हमें वो अभी तक सम्मान नहीं मिला जो हमें चाहिए। मताधिकार और समान वेतन की जो डिमांड है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज में। किस चीज की, ये चाहते थे समान वेतन। समान वेतन का मतलब है कि जो पुरुष है उनके बराबर ही हमें वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए और मेन इनका था मताधिकार, कि हमें मताधिकार भी मिलना चाहिए। राइट टू वोट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। आपको सफरेज मूवमेंट के बारे में पता होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे मताधिकार आंदोलन चला था। इसके अलावा कुछ जो महिलाएं हैं उनको फ्रांस गवर्नमेंट ने जेल में भी डाल दिया और उनको फांसी की सजा भी हुई क्योंकि वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई थी और लोगों को। नेक्स्ट हम बात करने वाले दास प्रथा के बारे में, क्योंकि फ्रांस के समाज में दास प्रथा उस वक्त बहुत ही चरम पर थी। मतलब कह सकते हैं कि काफी ज्यादा दासों को खरीदा बेचा जाता था। और जैसे कि हमें पता है जैकोबिन्स जो आए थे उन्होंने इस चीज के सुधार करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन काफी बाद में सुधार हुआ। देखिए कुछ उपनिवेश थे जहाँ पर किन किन चीजों को उगाया जाता था, तंबाकू, नील, इसके अलावा चीनी, इसके अलावा कॉफी, कुछ ऐसी चीज हैं जिनकी काफी ज्यादा डिमांड होती थी। तो जो उपनिवेश हुआ करते थे उनमें इन चीजों को उगाया जाता था, तो इसके लिए काफी ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं त्रिकोणीय दास व्यापार की। किसकी? त्रिकोणीय दास व्यापार। ये किसके बीच में होता था? ये होता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो त्रिकोणीय दास व्यापार है, इनके थ्रू दासों को लाया ले जाया जाता था। और दास जो व्यापार है 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और फ्रांसीसी सौदागर कुछ एक बंदरगाह थे जहाँ पर दासों को लाया ले जाया करते थे, जैसे कि नान्ते बंदरगाह जो कि अफ्रीका तट पे दासों को पहुंचाने का काम करता था। तो ये चीज थी। दास प्रथा काफी कुप्रथा है, तो आपको पता ही है। इसको खत्म करने की बात बहुत बाद में आई और 1794
1904 में हम कह सकते हैं कि कन्वेंशन ने इसको, फ्रांसीसी कन्वेंशन ने इसका उन्मूलन कर दिया था। दासों की मुक्ति को लेकर एक रूल पारित किया था, या कह सकते हैं कि एक अधिनियम या कानून पारित किया था। लेकिन 10 साल बाद जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने ये रूल फिर से ले आया और दास प्रथा वाली जो चीज है उसको वापस से ले आया। मतलब पहले कन्वेंशन ने दास प्रथा खत्म कर दी 1794 में, लेकिन 10 साल बाद इसने फिर से शुरू कर दी, किसने, नेपोलियन ने। और एक चीज और भी कर दी कि जो अफ्रीकी निग्रो थे, क्या अफ्रीकी निग्रो, उनको तो गुलाम बनाने का इसने स्वतंत्रता वैसे ही दे दी थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में लास्ट अगर हम बोले, अंतिम रूप से अगर हम बोले, तो इस प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1848 में। तो फाइनली अगर दास प्रथा का उन्मूलन बोले फ्रांस में से, तो ये हुआ था 1848 में। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रांति और रोजाना की जिंदगी, यानी जब 1789 में 1789 के बाद का जो टाइम है फ्रांस में, उसमें पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंचने लगी। इसके अंदर क्या हुआ, फ्रांस में घट रही जितनी भी घटनाएं थी और परिवर्तनों का जो ब्यौरा था, उन पर टिप्पणियां भी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जरूरी, जो कि जरूरी क्या, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इस टाइम के बाद एक सेंसरशिप कानून आ गया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी आप नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी उनके विरोध में या उनके विरुद्ध नहीं छापा जा सकता। ठीक है, तो ये सब चीज थी। लेकिन इसके अगेंस्ट लोग फिर भी राष्ट्रवादी आंदोलन करने लगे और फिर भी किसी न किसी तरीके से बुक्स वगैरह ये सब चीजें छपने लगी और लोगों तक जो विचार थे वो पहुंचने लगे। फाइनली हम बोलेंगे कि 1804 में जो नेपोलियन है वो फ्रांस का राजा बना। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया और आसपास के जो यूरोपियन देश थे उन पर अपनी विजय घोषित करने के लिए या फिर उनको जीतने के लिए वो अपनी यात्रा शुरू करने लगा। और ये कहता था कि मैं सारे के सबको जीत लूंगा, मतलब जहां भी जाऊंगा वो सबको जीत लूंगा। और जो नेपोलियन है ये खुद को क्या कहता था, यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत। क्या, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूरोप के आधुनिकीकरण का क्या कहता था खुद को, अग्रदूत। यानी मेरी वजह से क्या हो रहा है, यूरोप में आधुनिकीकरण हो रहा है। उसने क्या किया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसकी सुरक्षा के लिए कानून बना दिए, दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक ऐसी प्रणाली चलाई जिसमें सब कुछ समान प्रणाली थी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नेपोलियन जो है वो अपने आप को मुक्तिदाता भी कहता था। उसने समानता की बात करी, उसने स्वतंत्रता की बात करी, लेकिन बात वही है, सारी बातें घुमा फिरा के आ जाती है वहीं पर कि एक पर्सनैलिटी आती है, वो कुछ काम करती है और फिर वो भी निरंकुश हो जाती है। यही फ्रांस में देखने को मिला। कोई ना कोई आता है एक नेता के रूप में और फिर शक्तियां मिलने के बाद वापस से वो भी उसी तरफ चल देता है। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट, तो 1815 में क्या हुआ था, वाटरलू का क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन की क्या हुई, नेपोलियन की हार हुई। ठीक है, और उसको काफी ज्यादा इससे बेइज्जती झेलनी पड़ी। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही मिलेंगे रशियन रेवोल्यूशन में, 1857 के रिवोल्ट में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सपोर्ट देना। ठीक है, थोड़ा सा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।